वेलकम स्टूडेंट्स। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट हाउस। आइए इसमें आगे देखते हैं कि कौन से सब पार्ट्स हैं। देखिए जी, क्या कर चुके हैं हम अब तक कि एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का जो टॉपिक है ये हमें 3 पार्ट्स में स्टडी करना है। द फर्स्ट पार्ट, द ए पार्ट इज इन केस ऑफ लेट आउट हाउस, बी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में, एंड सी हाउस हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। इन 3 पार्ट्स में हम लोग चर्चा करेंगे एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी की। अब यदि हम लेट आउट हाउस की बात करें तो हमारे पास 5 केसेस बनते हैं। द फर्स्ट केसेस जहां पर वैकेंसी भी नहीं है, अनरियलाइज्ड रेंट भी नहीं है, आपका घर जो है अब वो पूरा साल किराए पर चढ़ा रहा, कोई वैकेंसी नहीं है, खालीपन नहीं है और कोई ऐसा किराया नहीं है जो वसूल ना हुआ हो। सेकंड केस है फुल ईयर वेकेंट, पूरा साल वेकेंट रहा, पूरा साल खाली रहा आपका हाउस। थर्ड केस इज जहां पर वैकेंसी है लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है, आपका घर कुछ हिस्से के लिए खाली रहा लेकिन कोई किराया ऐसा नहीं है जो वसूल ना हुआ हो। फोर्थ केस इज वैकेंसी नहीं है लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट है, आपका घर पूरा साल ऑक्यूपाइड रहा लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट है, कुछ किराया ऐसा है जो आपके किराएदार ने आपको नहीं पे किया, आप वसूल नहीं कर पाए। एंड द फिफ्थ केसेस जहां पर वैकेंसी भी है और अनरियलाइज्ड रेंट भी है, जहां पर आपका घर कुछ हिस्से के लिए खाली भी रहा और कोई किराया ऐसा भी है जो वसूल नहीं हुआ। आपके लिए मैंने एक नोट भी लिखा है हेयर, यहाँ पर मैंने यू आर जो लिखा है दैट इज फॉर अनरियलाइज्ड रेंट। और अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है? ऐसा किराया जो वसूल ना हुआ हो। और इसमें से हमारे जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट्स हैं ये डिस्कस हो चुके हैं। आज हम फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट डिस्कस करके लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में एनुअल वैल्यू कैसे डिटरमिन होती है इसको फिनिश ऑफ करेंगे। तो आइए देखते हैं केस 4। केस 4 इज वेयर देयर इज नो वैकेंसी बट देयर इज अनरियलाइज्ड रेंट। जहां पर वैकेंसी नहीं है, आपका जो घर है वो पूरा साल किराए पर चढ़ा रहा लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट है, कोई ऐसा रेंट है जो आपको वसूल ना हुआ हो। सारे स्टेप्स सेम है बच्चे, सिर्फ स्टेप 2 में हल्का सा चेंज है। आइए देखते हैं स्टेप 1। म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट को कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो हायर होगा उसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, दोनों में से जो लोअर होगा दैट विल बी योर एक्सपेक्टेड रेंट। सेकेंड स्टेप में आप कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल रेंट। अब क्योंकि यहाँ पर अनरियलाइज्ड रेंट है तो आप अनरियलाइज्ड रेंट को यहाँ पर माइनस कर देंगे रेंट रिसीवेबल में से। जितना रेंट आपको रिसीव होने वाला था उसमें से जितना रेंट आप रिसीव नहीं कर पाए, जितना रेंट आप वसूल नहीं कर पाए, उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं हम डिस्कस करेंगे। स्टेप 3 में जीएवी कैलकुलेट करेंगे। ये स्टेप आपका सेम है जैसे हमने पिछले स्टेप्स में किया था। जीएवी इज व्हाट, ईआर और एआर में से व्हिचएवर इज हायर विल बी योर जीएवी। उसके बाद आप म्युनिसिपल टैक्सेस को डिडक्ट कर दीजिए। स्टेप 5 में आप डिडक्शंस कंप्यूट करिए अंडर सेक्शन 24, जो कि 2 डिडक्शंस हैं, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन व्हिच इज 30% ऑफ एनएवी, और उसमें आप ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए कुछ उधार लिया है तो उस उधार के ऊपर यदि आप ब्याज पे कर रहे हैं उसकी डिडक्शन भी आपको मिल जाएगी। ये 2 डिडक्शंस आप माइनस कर लीजिए एनएवी में से एंड यू विल गेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो अनरियलाइज्ड रेंट है उसकी डिडक्शन ओनर को तभी मिल सकती है जब कुछ शर्तें पूरी हो। अगर वो शर्तें पूरी नहीं होती तो अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। क्या कंडीशंस हैं? ये कंडीशंस आपको गिवन है रूल 4 में। रूल 4 में आपको शर्तें गिवन हैं, ऐसी शर्तें जो शर्तें यदि पूरी होती हैं तो ही आप अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। क्या कंडीशंस हैं? देयर आर 4 कंडीशंस। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट द टेनेंसी इज बोनाफाइड, जो किराएदारी है वो असली होनी चाहिए। सेकंड, जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है, जो दोषी किराएदार है, वो घर खाली कर चुका हो
या फिर घर खाली करवाने के लिए उचित कदम उठाए जा चुके हों, तभी आपको अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन मिल सकती है। व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? जो दोषी किराएदार है वो ओनर की किसी अन्य प्रॉपर्टी में नहीं रह रहा होना चाहिए। मान लीजिए कि मैं ओनर हूं और मेरे पास दो हाउस प्रॉपर्टीज हैं, ए और बी। ए में दोषी किराएदार रह रहा था और वो रेंट पे नहीं कर पाया, तो आप ये मेक श्योर करें कि जो ये दोषी किराएदार है वो दूसरे घर में ना रह रहा हो, हाउस बी में ना रह रहा हो। अगर वो हाउस बी में रह रहा है आपके, तो आप अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते। The SSC has taken reasonable steps for legal proceedings. जो ओनर है उसने हर वो उचित कदम उठाए हैं जिससे कि वो अनरियलाइज्ड रेंट की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही कर सके। मतलब कि उसने कानूनी कार्यवाही के लिए कदम उठाए होने चाहिए। सो व्हाट आर द कंडीशंस? द फर्स्ट कंडीशन इज कि जो किराएदारी है वो असली होनी चाहिए, बोनाफाइड होनी चाहिए। जो दोषी किराएदार है वो घर खाली करके जा चुका हो, या फिर अगर घर खाली करके नहीं गया तो हर वो उचित कदम उठाए गए हो कि वो घर को खाली कर दे। जो दोषी किराएदार है वो किसी अन्य प्रॉपर्टी में, किसी अन्य घर में ना रह रहा हो, ओनर के किसी अन्य घर में ना रह रहा हो। और चौथी कंडीशन क्या है कि लीगल प्रोसीडिंग्स, कानूनी कार्यवाही की शुरुआत कर ली जानी चाहिए ओनर के द्वारा, ताकि अनरियलाइज्ड रेंट को वसूल कर लिया जा सके। अगर ये चार कंडीशंस पूरी होती हैं, उसी केस में आप अनरियलाइज्ड रेंट को यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। और यदि ये कंडीशंस पूरी नहीं होती तो आप अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन नहीं ले सकते। चलिए जी एक इलस्ट्रेशन देखते हैं केस 4 की, जहां पर वैकेंसी नहीं है लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट है। आपका जो हाउस प्रॉपर्टी है वो पूरे 12 मंथ्स के लिए ऑक्यूपाइड रही, लेकिन कुछ महीने के लिए आपको रेंट नहीं मिल पाया। देखिए आपके पास म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है 1 लाख, फेयर रेंट दे रखा है, एक्चुअल रेंट है 11,000 पर मंथ, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड दे रखे हैं। और जो टेनेंट है वो हाउस प्रॉपर्टी को खाली कर गया है 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को वो हाउस प्रॉपर्टी को खाली कर गया है। एंड देयर आफ्टर उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो 15,000 पर मंथ के किराए पर लेट आउट हो गई। जो ओनर है गणेश, उसको रियलाइज नहीं हो पाया रेंट 2 महीने का, सितंबर और अक्टूबर का रेंट उसको रियलाइज नहीं हो पाया। सो ये 2 मंथ्स का जो रेंट है दैट विल बी अनरियलाइज्ड। कंडीशंस ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड। वो कह रहा है कि जो कंडीशंस है रूल 4 की ये सेटिस्फाइड है, दैट मीन्स कि आप अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन ले सकते हैं। आपको कंप्यूट करनी है एनुअल वैल्यू। जब आपसे एनुअल वैल्यू पूछी जाए तो आपको स्टेप 4 तक ही जाना है, यहीं तक आपको कैलकुलेशंस करनी है। सो आपको स्टेप 4 तक कैलकुलेशंस करके एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में आप कंपेयर करेंगे एमवी और एफआर, विच एवर इज हायर। जल्दी से देखें एमवी और एफआर में से हायर कौन सा है? 1,40,000। इस 1,40,000 को आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड रेंट नहीं दे रखा, नहीं दे रखा। सो व्हाट विल बी योर एक्सपेक्टेड रेंट? व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रेंट? जो ये वैल्यू है यही आपकी एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगी, क्योंकि आपके पास स्टैंडर्ड रेंट अवेलेबल नहीं है। स्टेप 2 में आप कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितना रेंट आपको मिलने वाला था, रेंट रिसीवेबल, माइनस जितना रेंट आपको नहीं मिल पाया, अनरियलाइज्ड रेंट। रेंट रिसीवेबल आपको कितना था? देखिए अप्रैल से किराए पर चढ़ा हुआ था मकान, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर में खाली हो गया। 7 मंथ्स के लिए जो किराया आपको मिलने वाला था वो 11,000 के हिसाब से मिलने वाला था।
7 मंथ्स के लिए आपको जो किराया मिलने वाला था वो 11,000 के हिसाब से मिलने वाला था, क्योंकि पहले जो घर था वो 11,000 पे चढ़ा हुआ था किराए पर। ठीक है जी। प्लस उसके बाद वाले 5 महीने हैं, उसमें घर किराए पर चढ़ा 15,000 के लिए। 15,000 इंटू 5, दिस इज योर रेंट रिसीवेबल। इतना तो रेंट आपको मिलने वाला था, लेकिन आपको 2 महीने का रेंट नहीं मिल पाया, सितंबर और अक्टूबर का। और सितंबर एंड अक्टूबर में आपका रेंट कितना चल रहा था? 11,000। सो 11,000 फॉर 2 मंथ्स आपको नहीं मिल पाया, इसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो इस हिसाब से आपकी आपका रेंट रिसीवेबल हुआ 1,52,000 और आपका अनरियलाइज्ड रेंट हुआ 22,000, and thus your actual rent is 1,30,000। स्टेप 3 में आप क्या करते हैं? ER और AR whichever is higher, ये आपकी GAV आ जाती है। सो 1,40,000 में से और 1,30,000 में से हायर कौन सा है? 1,40,000। सो व्हाट विल बी योर GAV? 1,40,000। एंड स्टेप 4 में आप NAV कैलकुलेट करेंगे, विच इज GAV माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस। GAV इज 1,40,000 एंड इस साल म्यूनिसिपल टैक्सेस कितने पे किए गए हैं? 1 लाख के म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करे हैं। सो व्हाट विल बी योर एनुअल वैल्यू? योर एनुअल वैल्यू इज your annual value is 40,000। ठीक है जी। नाउ व्हाट इज केस 5? केस 5 है जहां पर वैकेंसी भी है और अनरियलाइज्ड रेंट भी है। कुछ टाइम के लिए घर खाली भी है और कुछ रेंट ऐसा भी है जो वसूल नहीं हुआ। सारे स्टेप्स आपके सेम हैं, सिर्फ आपका जो स्टेप 3 है, दिस इज सिमिलर टू द स्टेप 3 इन केस 3 दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। केस 3 में हमने किया था इस तरह से। देखिए स्टेप 1 क्या है? म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट को कंपेयर करें, विच एवर इज हायर उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करें, दोनों में से जो लोअर होगा दैट विल बी योर एक्सपेक्टेड रेंट। सेकेंड स्टेप में आप कैलकुलेट करें एक्चुअल रेंट। एंड एक्चुअल रेंट कैसे कैलकुलेट होगा? क्योंकि यहाँ पर अनरियलाइज्ड रेंट भी है, तो रेंट रिसीवेबल में से आप अनरियलाइज्ड रेंट कर दीजिए माइनस। स्टेप 3 में आप कंपेयर करें ER और AR को। यदि AR ज्यादा है ER से तो AR ही आपका GAV हो जाएगा, एंड यदि AR कम है ER से तो आप देखेंगे कि वैकेंसी की वजह से है या अन्य रीजंस की वजह से है। यदि वैकेंसी की वजह से है तो एक्चुअल रेंट ही आपका GAV हो जाएगा, और यदि अन्य रीजंस की वजह से है तो आप एक्सपेक्टेड रेंट में से वैकेंसी लॉस माइनस करेंगे। स्टेप 4 में आपका NAV निकल आएगा, विच इज GAV माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस। स्टेप 5 में आप डिडक्शंस लेंगे अंडर सेक्शन 24, जो कि 2 है। द फर्स्ट वन इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 30% ऑफ NAV रहती है, एंड द सेकंड वन इज द इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। एंड स्टेप 6 में आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे, which is gross annual value minus deductions। देखिए जी केस 5 की इलस्ट्रेशन, हमें कंप्यूट करनी है एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। हमारे पास म्यूनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है, एक्चुअल रेंट है विच इज 25,000 पर मंथ। वैकेंसी 2 मंथ्स की है, 2 महीने के लिए घर आपका खाली रहा है। म्यूनिसिपल टैक्सेस कितने हैं? 10% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू, और जो अनरियलाइज्ड रेंट है दैट इज 25,000, जो रेंट आप वसूल नहीं कर पाए। कंडीशंस ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड। देखें कैसे कैलकुलेशन करनी है। सो योर स्टेप 1 इज MV और FR whichever is higher। MV और FR में से हायर कौन सा है? म्यूनिसिपल वैल्यू इज द हायर, दैट इज 1,80,000 कंपेयर्ड विद, इसको आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट नहीं है।
सो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड रेंट? 1,80,000 ही आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। स्टेप 2 देखें। स्टेप 2 में आपको कैलकुलेट करना है एक्चुअल रेंट। और एक्चुअल रेंट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितना रेंट आपका बनता है, रेंट रिसीवेबल, उसमें से जितना रेंट आपको रियलाइज नहीं हुआ, जितना रेंट आपको पे नहीं हुआ, दैट इज अनरियलाइज्ड रेंट। रेंट रिसीवेबल कितना है? व्हाट इज रेंट रिसीवेबल? कितना रेंट आपको मिलने वाला था? 25,000 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए आपको मिलने वाला था। क्या 12 महीने के लिए मिलने वाला था? क्या 12 महीने के लिए मिलने वाला था? नहीं जी, यहाँ पर आप क्रॉस करेंगे, क्योंकि आपका घर जो है वो 2 महीने के लिए वेकेंट रहा है। आपको रेंट मिलने वाला था 10 मंथ्स का। 10 मंथ्स का रेंट आपको मिलने वाला था, 12 महीने का नहीं, जिसमें से 25,000 आपको नहीं मिल पाया। दैट मीन्स आपको 2,50,000 मिलने वाला था, जिसमें से 25,000 आपको नहीं मिल पाया। सो व्हाट इज योर एक्चुअल रेंट? योर एक्चुअल रेंट इज 2,25,000। देन कम्स योर स्टेप 3। स्टेप 3 में आप जीएवी कैलकुलेट करते हैं, विच इज एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर। कंपेयर करेंगे आप ईआर को और एआर को। यहाँ पर देखिए केस कौन सा बनता है। यहाँ पर आपका जो केस बनता है दैट इज दिस वन, ए आर इज ग्रेटर देन ई आर। देखिए ए आर इज ग्रेटर देन ई आर, ए आर इज ग्रेटर देन ई आर। सो यहाँ पर व्हाट इज योर जीएवी? जीएवी आपकी हो जाएगी ए आर। एक्चुअल रेंट विल बी योर जीएवी। स्टेप 4। स्टेप 4 में आप एनएवी कैलकुलेट करेंगे, विच इज जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस। GAV is 2,25,000 एंड म्युनिसिपल टैक्सेस कितने हैं? वो कह रहा है म्युनिसिपल वैल्यू का 10%, म्युनिसिपल वैल्यू का 10% आर म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 1,80,000 का 10%, 1,80,000 का 10% म्युनिसिपल टैक्सेस हैं, विच इज 2,25,000 माइनस 18,000। सो योर नेट एनुअल वैल्यू इज 2,07,000। इस तरह से आप कैलकुलेशंस करेंगे। आइए देख लेते हैं क्या किया है हमने अब तक। देखिए हमारा जो ये वाला टॉपिक है, एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन केस ऑफ लेट आउट हाउस, दिस इज कंप्लीट। इसके 5 केसेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सारे केसेस ऑलमोस्ट सेम हैं, बस आपको जो हल्का फुल्का चेंज करना है वो आपको स्टेप 2 में करना है और स्टेप 3 में करना है। जहां पर अनरियलाइज्ड रेंट है वहां पर आपको स्टेप 2 में चेंज करना है, अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करके। और जहां पर वैकेंसी का केस है वहां पे आपको स्टेप 3 में चेंज करना है। कैसे? आपको एआर और ईआर में से हायर या लोअर देखना है कि अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है, एक्चुअल रेंट कम है, तो इस हिसाब से आपका जो स्टेप 3 है वो चेंज होगा यदि वैकेंसी है तो। बाकी आपके सारे स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं हर केस में। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में आप एनुअल वैल्यू कैसे डिटरमिन करते हैं। लेट आउट के हमारे 5 केसेस आर कंप्लीट।